हेलो, न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। आज न्यू ब्राइट वे का एक महत्वपूर्ण लेक्चर टेक्नोमेट्री, जो मैथमेटिक्स की एक पुरानी शाखा है, और टेक्नोमेट्री का जो हिस्ट्री थी वो हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी बता दी थी। हिस्ट्री बताने के बाद आज इसका जो सेकेंड पार्ट है वो इसका मैथमेटिकल पोर्शन है, जिसमें इसकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि कंपटीशन में या आपकी एकेडमिक परीक्षा में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को गहराई से कैसे समझ बनाएंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा फुल 1 बाय 1 पूरा डिटेल आपको यहाँ पे आज मिलने वाला है। चलिए देखिए क्या क्या आज इसमें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला, त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये तो बताया जा चुका है। ट्रिग्नोमेट्री लेकिन फिर से आपको रिवाइज करा दें, क्योंकि भूलने की आदत मानव प्रकृति है। त्रिकोण मतलब त्रिकोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना, यानी कि तीन कोण, जब किसी त्रिभुज में तीन कोण लोगे तो उसकी भुजाएं भी तीन ही ली जाएंगी। तो त्रिभुज के तीनों कोण और उनकी भुजाओं में संबंध का अध्ययन जो मैथमेटिक्स कराती है उसे त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो आपके कंटेंट में जो त्रिभुज, वैसे तो त्रिभुज कई एक होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज लेंगे वो समकोण लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रयोग करेंगे। हायर क्लासेस में दूसरे ट्रायंगल्स का भी यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको त्रिभुज की भुजाओं के नाम एवं कोणों के सापेक्ष, लेकिन किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आपको बताएंगे त्रिभुज की भुजाओं के नाम कोणों के सापेक्ष, फिर त्रिकोणमिति राशियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी संख्या, उसके पूरे नाम, त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो 6 ही क्यों है इनको समझाएंगे। उसके बाद पाइथागोरस जो त्रिकोणमिति की जान है, जिसके बगैर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आप कर सकते हैं, इसको समझाएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित 10th क्लास एनसीईआरटी बुक जो एक्सरसाइज 8.1 है, इसका हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। उसके बाद नेक्स्ट कुछ विशिष्ट कोण, कुछ स्पेशल कोण होते हैं, वो 0 से 90, हालांकि ये 180 और 360 तक जाएगा, लेकिन अभी एक ट्रिक के साथ 0 से 90 के लिए विशिष्ट यानी स्पेशल कोणों के लिए क्या रिलेशन होती है वो आपको बहुत इजी वे में बताएंगे। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के सापेक्ष, उनके त्रिभुज की भुजाओं के नाम कोणों के सापेक्ष। तो पहला कंटेंट इसमें उठाते हैं, यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं, ये तो लिखा ही हुआ है, आप यहीं से देख सकते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ से चलिए, तो इसमें त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण। ये हमें विशेष का ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज लेंगे हम वो हमारा समकोण होना चाहिए। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जब एक कोण ये हम 90 डिग्री ले लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो उस तरीके से फिर हमारा तीनों कोण जो है ये बाकी न्यून कोण बन जाते हैं। ए बी पे समकोण ले लीजिए, यहाँ सी कर लीजिए। जैसे हमने कहा कि इसमें पहले भुजाओं के नाम, तो त्रिभुज की भुजाओं के नाम राइट एंगल में आपको कैसे सीखना है वो पहले सीखिए कि जो 90 कोण जहाँ पे बन रहा होगा, 90 वाले ये कोण, क्योंकि कोण का मान सामने वाली भुजा पे निर्भर करता है। सामने वाली भुजा को यदि छोटा किया जाएगा, इसको हम छोटा करेंगे तो ये कोण भी छोटा हो जाएगा, इस भुजा को यदि बढ़ाएंगे तो ये कोण भी बढ़ेगा। इसलिए सामने वाली भुजा जो होती है वो अपने सामने वाले कोण पे निर्भर करती है, या फिर यूं कह दें कि कोण जो होता है अपने सामने वाली भुजा पे निर्भर करता है। तो 90 के सामने की जो भुजा आएगी वो तो आपकी कर्ण कहलाती है, उसको तो कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्यूज के नाम से जाना जाता है, हाइपोटेन्यूज। और एक भुजा का नाम आपने सीख लिया जो 90 के सामने की थी, बाकी जो बचे हैं वो दो न्यून कोण हैं। अब ये न्यून कोण जो है, इसको यदि हम यहाँ पे एक कोण मानेंगे या थीटा ले लीजिए, तो जो कोण हम लेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा जो है वो लंब बनती है। तो ये आपकी लंब हो जाएगी, और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जहां पे हम
या तो हम ऐसे कह लें कि जो भुजा बच गई या जहां पे हमने कोण लिया है, जैसे ये कोण हमने यहाँ पे लिया है, इस कोण को ले रहे हैं, तो जहां पे कोण ले रहे होंगे जो या फिर जो बच जाए वो हमारा आधार होता है। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज जो हमने लिया था उसकी सारी भुजाओं के यहाँ पे हमने नाम सीख लिए। तो जो 90 के सामने होगा वो कर्ण, जो कोण लेंगे उसके सामने लंब, यदि सी कोण लेंगे तो ये लंब बन जाएगा, उस केस में ये आधार हो जाएगा। तो ये इसमें ध्यान रखना है। चलिए इसको एक बार दूसरे एंगल से भी देख लीजिए। यदि हमने इसमें कोण यहाँ का त्रिभुज वही है ए, बी पे हमने समकोण लिया था बी और ये सी, यदि अपनी हम ए नहीं ले रहे हैं, इस कोण को मेजर कर रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये वाली आपकी जो है ये इस केस में लंब हो जाएगी, ये लंब बनेगी। 90 के सामने कभी नहीं चेंज होता है, ये हमेशा ही कर्ण रहता है। और जो बच जाएगा उस केस में आधार आपका इधर आ जाएगा, यानी कि बेस इधर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण और जो कोण लेंगे उसके सामने लंब, और जो बचेगा या जहां पे कोण ले रहे होंगे वही बगल वाला हमारा आधार रहता है। उम्मीद करते हैं इसमें तीनों के नाम आपने सीख लिए होंगे। अब देखिए, अब इसमें हम ये जानेंगे ये त्रिकोणमितीय राशियों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके फिर पूरे नाम क्या हैं। तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति, तो हम इन भुजाओं का अनुपात करते हैं। तो भुजाओं का अनुपात यदि हम निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा। एक तो हम इसको लंब के पहले ले लें, तो लंब लंब का अनुपात हम कर दें कर्ण के साथ। एक तो हम ये कर सकते हैं, दो भुजाओं का अनुपात बना दें लंब का अनुपात कर्ण के साथ, और एक हम लंब का अनुपात कर सकते हैं। कर्ण देखिए हो चुका है, तो आधार के साथ आप कर सकते हैं, तो आधार हो जाएगा। और लंब के साथ लंब का तो अनुपात संभव नहीं, कट के बंद हो जाएगा, तो लंब का हिसाब हो गया। अब उसके बाद आप आधार का देख लीजिए। ऐसे ही हम आधार का अनुपात लंब के साथ कर सकते हैं, इसकी जो भुजा लंब है। उसके बाद आधार का एक और बच गया, उसके साथ कर सकते हैं। तो आधार का अनुपात हम कर्ण के साथ कर सकते हैं। अब आधार का भी हिसाब किताब हो गया, स्वयं आधार से आधार का करेंगे, कट के बंद हो जाएगा। उसके बाद बचता है आपका कर्ण। तो यदि हमने कर्ण का अनुपात लंब के साथ कर दिया और एक हम कर्ण का अनुपात जो है आधार के साथ कर सकते हैं। क्या एक इस त्रिभुज में इसके अलावा भी कोई आप और अनुपात बना सकते हैं? क्योंकि इसमें तीन ही चीजें हैं, लंब कर्ण आधार। तो लंब का कर्ण के साथ भी हो गया, आधार के साथ हो गया, फिर आधार का लंब के साथ हो गया, कर्ण के साथ हो गया, फिर कर्ण का लंब के साथ हो गया और आधार के साथ हो गया। तो इतने ही बनाए जा सकते हैं। अब इसमें इसीलिए देखिए, तो जो लंब और जो आधार के आगे लिखा होता है वो बटे चला जाता है। यानी इसी संख्या को आप जब ऐसे भी लिखते हो कि लंब बटे, और जो कर्ण इसके साइन के आगे होता है वो बटे में आ जाता है आधार। इसी को आप इस तरीके से भी लिखते हो। ऐसे यहाँ पे इसे अभी आप लिख सकते पाएंगे, तो लंब बटे आधार, एक मिनट, लंब बटे ये कर्ण। देखिए ये आपका ये लंब हो गया, कर्ण जो साइन के आगे नीचे आ जाएगा, तो लंब बटे ये कर्ण। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस वाले को लंब बटे आधार, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और इसे लंब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और इसे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इसको ऐसे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और उसके बाद ये कर्ण बटे आधार, इसे हम
कर्ण बटे आधार, मतलब इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जो आपके रेशियो अनुपात के साइन के आगे का होता है उसी संख्या से भाग हो जाता है, मतलब वो नीचे चला जाता है हर में। अब इसी में जो हमने ये अनुपात बनाया था पहला, इसी को अब इतना नाम लेने में काफी लंबा लगता है, तो जो हमारे मैथमेटिशियन लोग थे उन्होंने इसको शॉर्टकट में सिंबल एक ले लिया, उससे इसको मेंशन कर दिया। तो जो लंब बटे आधार होता है या जो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे ये और कर्ण हमने ये लिया, तो देखा होगा इसी को उन लोगों ने क्या कह दिया, साइन बोल दिया। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे जो आधार होता है इसको उन्होंने tan बोल दिया। ये सिंबल दे दिए, संकेत दे दिए, इनको आप संकेत कह सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं। उसके बाद जो आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब इसी का उल्टा हो गया तो इसको इन्होंने कॉट कह दिया। और जो आधार बटे कर्ण होता है इसको इन्होंने कास बोल दिया। और जो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब, देखिए ये लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब है, तो इसको आप इन्होंने वो आपका कोसेक कह दिया। और जो कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार देखिए इसका उल्टा हो गया, कर्ण बटे आधार ये, तो इसका उल्टा सेक, ये सेक हो गया। तो इस तरीके से ये इनको संकेत दे दिए गए। अब इससे ज्यादा तीन भुजाओं में इससे ज्यादा कोई और अनुपात क्या बनाए जा सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही रखे गए हैं। तो यहाँ पे ये 6 ही क्यों होते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसीलिए ये 6 ही रहते हैं। अब इसमें अगली कड़ी में आप ये समझ लीजिए इसके पूरे नाम क्या हैं, ये भी शॉर्टकट है, इनके फुल नाम क्या होते हैं। तो इनके पूरे नाम को देखिए हम यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसका जो फुल नेम है, ये जो संकेत दिए गए थे अनुपातों के, तो इनके पूरे नाम, फुल नेम, तो फुल नेम, इनको क्या क्या ये सिंबल वर्ड जो है इनके पूरे नाम देखेंगे तो साइन का जो पूरा नाम है वो आपका होता है साइन, SINE, ये इसका पूरा नाम है। जो टैन होता है, अब इसमें टैन क्या, इसको पहले क्रम से पहले लिख लेते हैं, ये कोई क्रम नहीं है, ये तो ऐसे ही है, एक क्रम से यहाँ पे पहले मेजर करते हैं फिर इसको लिख देते हैं। यहाँ पे चलिए आप याद कर सकते हैं, तो ऐसे बता दे रहे हैं। तो साइन का तो साइन ही रहता है। अब इसके बाद में साइन के बाद कॉस, ये लिखिए, तो कॉस जब लेंगे तो इसमें केवल को लगा दो, को साइन, तो कॉस का पूरा नाम को साइन हो जाता है। उसके बाद टैन, तो टैन का जो पूरा नाम है वो टेंजेंट होता है। अब टैन का जो उल्टा होता है वो आपका कॉट होता है, तो इसमें को लगा दीजिए, तो को टेंजेंट, को टेंजेंट, तो ये को टेंजेंट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका सेक, कॉसेक बचा हुआ है, तो कॉसेक को पहले सेक का ले लीजिए, तो सेक का होता है सेकेंड, ये इसका पूरा नाम है। अब इसमें को लगा दीजिए तो ये हो जाएगा को सेकेंड। तो इस तरीके से ये इनके फुल नाम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 10th में ही NCERT बुक्स में क्वेश्चन भी इस पे दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसका पूरा नाम बताओ। एक्सरसाइज जो 8.1 है इसी में ही इसका कंप्लीट नाम पूछा गया है, इसलिए ये भी आपको जानना यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो अब इनको यदि याद करने के लिए आप सुविधाजनक देखेंगे तो इनका जो क्रम होता है आप उस क्रम में लिख लीजिए, तो आपको आसानी से ये याद रहेंगे। क्रम इनका जो आधार का है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, वो होता है सबसे पहले जो आपको लेना है वो साइन लेना है, साइन के बाद जो लेना है वो आपको कॉस लेना है। मान लो कोण यदि थीटा है तो हम थीटा लगा दे रहे हैं। उसके बाद जो लेना है वो टैन लेना है, फिर उसके बाद जो लेना है तो वो आपका कॉट लेना है, और कॉट के बाद फिर आपको जो लेना है वो यहाँ पे कोसाइन, कोसेक होगा, और कोसेक के बाद फिर जो है लास्ट में सेक ले लीजिए, सेक, और फिर लास्ट में कोसेक। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आप रखेंगे तो आपको इसमें
काफ़ी इजी रहेगा। देखिए याद करना ये आसान रहेगा। साइन का जो पूरा नाम आएगा तो वो आएगा आपका साइन, यही रहता है ये साइन यानी। और कॉस में केवल आपको को लगा दीजिए, थीटा यदि है तो थीटा यहाँ लग जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, केवल को लगाइए कोसाइन। तो कोसाइन किसको कहा जाता है? कास का कहा जाता है। टैन के लिए टैनजेंट, टैनजेंट बोलते हैं पूरा नाम। और कॉट इसका उल्टा होता है, इसलिए को लगा दीजिए। उल्टे वालों में को लगता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट हो जाएगा। उसके बाद सेक, सेक को सेकेंड बोला जाता है, सेकेंड। और इसका उल्टा ये, इसलिए इसमें को सेकेंड कर लीजिए, को सेकेंड, को सेकेंड। तो इस तरीके से ये इनके फुल फॉर्म आ गई। फुल फॉर्म आप इसकी याद रख सकते हैं आसानी से इस क्रम में। अब इसी के साथ इसके कुछ अपोजिट वर्ड्स भी होते हैं, किसके साथ क्या उल्टा रिलेशन होता है उसको आप देख लीजिए। तो जो साइन होता है, साइन, तो साइन जो उल्टा रहता है, क्योंकि साइन की गुणा यदि हम यहाँ पे इंटू लगाइए, साइन की गुणा यदि हम कॉसेक के साथ कर दें, साइन का कॉसेक से कर दें, तो निश्चित रूप से ये बन आता है। इसका मतलब ये है कि साइन जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/cosec। तो ये इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि ये इससे आया हुआ है। ऐसे ही यदि हम कास की गुणा यदि हम इस सेक के साथ करा दें, या फिर कास और सेक का जो गुणनफल है वो हमेशा बन रहता है। और गुणनफल बन उन्हीं का आता है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कहता है। तो जिनका गुणनफल बन आता है वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। इसलिए कास क्या होता है? कास हो जाता है 1/sec। तो ये दूसरा आपका यहां से निकलता है, ये तो आप लोग पढ़ते रहते हैं। तीसरा देखिए, जो टैन होता है, टैन उल्टा होता है कॉट के। तो यहाँ पे कॉट रखेंगे तो इनका भी गुणनफल 1 हो जाएगा, इसलिए टैन बराबर होता है 1/cot के। अब इस तरीके से ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि इसमें साइन और कॉसेक का गुणनफल 1 है, अर्थात गुणनफल 1 उन्हीं के आएंगे जो एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो साइन कॉसेक का अपोजिट होता है। दूसरा, कॉस और सेक का गुणनफल 1 होता है, इसलिए कॉस सेक का अपोजिट होता है। और टैन और कॉट के गुणनफल 1 होता है, इसलिए टैन कॉट का अपोजिट होता है। तो ये आप यहाँ पे एक एक का क्रम से याद रखेंगे। अब इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय, जो त्रिकोणमिति की जान है, उसको समझते हैं ये क्या है। तो चलिए पाइथागोरस, इधर साइड में आपको हम पाइथागोरस भी बता दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये मैथमेटिक्स की बहुत पुरानी प्रमेय है, और इसके बगैर ट्रिग्नोमेट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाएं मालूम होने पे तीसरी भुजा पाइथागोरस से ही ज्ञात की जा सकती है, उसके लिए और कोई आपके पास साधन नहीं है। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था, इन्होंने भी समकोण त्रिभुज में कहा कि कोई यदि समकोण त्रिभुज हो, जैसे कि ये ABC, इन्होंने कहा ABC एक समकोण है जिसके B पे 90 बन रहा है, मतलब समकोण हो रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC हमारा कैसा है? समकोण है, राइट एंगल है। तो समकोण त्रिभुज है, तो इसके 90 के सामने तो कर्ण होगा, और जो कोण उठाएंगे उसके सामने लंब होगा, और जो बचता है वो आधार होता है, या जिसके बगल का कोण लेते हैं वो आधार होता है। तो इनमें इन्होंने एक संबंध दिखाया था कि जब कोण ये सबसे बड़ा है तो ये भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो कर्ण जो होगा, कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे तो वो दोनों के स्क्वायर के टोटल के बराबर आता है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर निकलता है। ये बात पाइथागोरस महोदय ने बताई कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण को हाइपोटेन्यूज स्टार्टिंग में बता दिया, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहा जाता है।
अब इसी में से कर्ण निकालना है तब तो यही लगाएंगे, लेकिन लंब निकालना है तब, यदि हमें लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर, उस समय आधार को इधर भेज देंगे, क्योंकि जो वैल्यू निकाली जाती है वो बराबर के एक तरफ होनी चाहिए। तो ये कर्ण तो कहीं नहीं जा रहा है, कर्ण स्क्वायर ऐसे आधार उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर, तो लंब इससे निकल जाएगा, कर्ण यहां से निकलेगा। यदि आपको आधार निकालना हो तो आधार को बाईं ओर लिखो, तो आधार का इसको बाईं ओर लिखेंगे तो लंब को उधर भेजेंगे, कर्ण तो पहले से उधर है, क्योंकि जिसे निकालना होता है वो बराबर के एक साइड रहने चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ जाना चाहिए। तो कर्ण से लंब इधर चला जाएगा तो माइनस का लंब का स्क्वायर। इस तरीके से पाइथागोरस पूर्ण रूप से आप लगा सकते हैं। कर्ण निकालना हो तो आप इसी को अप्लाई कर दीजिए, उस केस में लंब और आधार आपको दिए गए होंगे। लंब निकालना है तो आप कर्ण और आधार दिए गए होंगे तो इससे निकाल सकते हो। जब कर्ण और लंब दिया गया हो तो आधार आप यहां से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब ठीक है, ठीक इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो 10th क्लास एनसीईआरटी बुक है 8.1, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको करके दिखा रहे हैं। स्टार्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि त्रिभुज की भुजाओं के नाम एवं कोणों के सापेक्ष, वो भी समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में हम कोई समकोण त्रिभुज जब लिए तो उसमें हम इसका लंब का कर्ण के साथ अनुपात कर सकते हैं, लंब का आधार के साथ अनुपात कर सकते हैं, आधार का लंब के साथ कर सकते हैं, आधार का कर्ण के साथ कर सकते हैं, और कर्ण का लंब के साथ और कर्ण का आधार के साथ। इससे ज्यादा कोई अनुपात नहीं होते हैं, इसीलिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है या राशियां हैं वो 6 ही पाई जाती हैं। तो इस वाले को इतना लंबा नाम न देके इसका संकेत दे दिया गया साइन, और इसका फुल फॉर्म कर दिया गया साइन, ये साई है नहीं। लंब और आधार का पूरा नाम न देकर के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन कर दिया गया, और उसके जबकि इसका पूरा नाम है टेंजेंट, ये ए है टेंजेंट। उसके बाद आधार और लंब, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आधार के आगे की चीज है वो बटे में आ जाती है, तो ये कॉट का आ गया, इसको हम कोटेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट के आगे कोटेंजेंट। उसके बाद आधार और कर्ण को आधार बटे काश ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये काश को कोसाइन कहा जाता है, और कर्ण और लंब के अनुपात को कर्ण अपान लंब या फिर कॉसेक, और इसका पूरा नाम जो है वो कोसेकेंट है। कर्ण और आधार को सेक, ये सेकेंड होता है। यदि इसको सही क्रम से लिखोगे तो ये इसका सही क्रम है इसकी फुल फॉर्म याद करने का। तो यहां से फुल फॉर्म इसकी आप याद कर सकते हैं, साइन का साइन, यानी कॉस, कॉस का कोसाइन, यदि ये थीटा है तो आप थीटा जो भी होगा वो आप लगा सकते हैं। टैन का टेंजेंट और कॉट का कोटेंजेंट। उसके बाद जो आपका सेक है, सेकेंड, थीटा है तो थीटा लगा लीजिए, कॉसेक है तो कोसेकेंट। इस तरीके से ये इनके फुल नेम भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके उसी के क्वेश्चन है। फिर पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होती है, क्योंकि कर्ण वाली जो भुजा है सबसे बड़ी है, उसका कोण भी सबसे बड़ा है, तो बड़ी वाली भुजा का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो भुजाएं जो बच गई लंब और आधार, तो उनके वर्ग के, उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस जी का स्टेटमेंट है जो प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लंब है, लंब का स्क्वायर करेंगे तो जब लंब निकालेंगे तो आधार को इधर भेज देंगे तो ये माइनस पे चला जाएगा उधर, और जब आधार को निकालना होगा तो उस समय ये, इसमें से दो राशियां आपको जब दो भुजाएं हमें दे दी जाए और तीसरी ना मालूम हो, उस केस में आप पाइथागोरस को लगा करके समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो 10th क्लास एनसीईआरटी की बुक है उसकी 8.1 एक्सरसाइज का यहाँ पे कंप्लीट अध्ययन करेंगे। चलिए अब इसमें इसको मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे हटा दे रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए ये तो सारे फार्मूले थे, इनको आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं एनसीईआरटी बुक से और उसको करते हैं यहाँ पे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 8.1 का मान ज्ञात करो
यदि ये इसकी आकृति दे रखी है तो इसमें ये नीचे की भुजा नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगाइए और त्रिभुज की सारी भुजाएं सबसे पहला काम है पता कर लेना। और उसके लिए दो भुजाएं मालूम होने पे तीसरी भुजा पाइथागोरस से ज्ञात की जा सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए और इसको निकालिए। तो ये होती है 90 के सामने, तो कर्ण तो यही हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पाइथागोरस लग गई है। अब इसमें जो वैल्यू मालूम है उनको लगा दो। कर्ण 90 के सामने तो कर्ण ही होता है, ये 13 है, तो 13 का स्क्वायर लंब, यदि हम ये कोण लेंगे तब तो लंब यही बनेगा, आर लेने पे लंब हमारा यही रहेगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमें यहां से निकालना है, आधार का स्क्वायर। 13 का जो स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का 144 प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें 144 को इधर भेजिए, क्योंकि जो मान ज्ञात करना है वो बराबर की एक तरफ अकेला होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू एक तरफ। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब इसको एक यहाँ पे माइनस है तो घटा दीजिए, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ये इधर हमारा क्या चल रहा है, आधार का स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर इधर का हटता है तो इधर अंडर रूट लग जाता है, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 25, तो उस समय केवल बचेगा आधार। अब अंडर रूट जो होता है इसमें जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो 25 यहाँ पे लिखेंगे, 25 को 5 से ही टूटेगा, फिर 5 तोड़े, ये एक पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर हो जाता है अंडर रूट। तो 5 गुणे 5 आधार। अब जो जोड़ा है इसका तो ये बाहर हो जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा आधार। इस तरीके से आधार की वैल्यू ये 5 आ गई। आप इसमें जैसा दे रखा है वैसे रख दीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन नोट करिए, सॉल्यूशन। इसमें आपको tan p चाहिए है, तो देखिए चाहो तो वैल्यू इसकी पहले नोट कर लीजिए, tan p, क्योंकि ये आपको गिवन है। तो tan p, tan होता है, tan का अनुपात क्या होता है, ये आप लाल बटे कक्का से भी निकाल सकते हैं। ये साइन होता है, ये कॉस, ये tan का उल्टा ये कॉट, कॉस का उल्टा ये सेक, साइन का उल्टा ये कॉसेक। तो tan लेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये चाहिए होता है। अब इसमें कोण हम ले रहे हैं p कोण ले रहे हैं, तो हमारा लंब क्या जाएगा, ये लंब हो जाएगा 5, तो लंब हो जाएगा 5 बटे आधार, तब आधार ये बनेगा 12। तो ये tan p की वैल्यू हो गई। ऐसे cot r निकाल लीजिए, cot r, काट हमारा होता है आधार बटे लंब, तो ये होता है आधार बटे लंब। लेकिन कोण कौन सा लिया गया है, कोण r लिया गया है, तो आपकी लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा, कहने का मतलब लंब हमारा आपकी 12 हो जाएगा। ये आधार कितना हो जाएगा 5, तो 5 बटे 12। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमने तिरंगे से निकाल दी है। एक बार कोण P लिया गया तो लंब ये हुआ, एक बार कोण R लिया गया कॉट में तो लंब ये हुआ। अब इसके बाद सीधे इसमें वैल्यू रख दीजिए जो तुम्हारे पास गिवन है। तो गिवन को एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिए, tan P माइनस कॉट R, ऐसे जो दिया रहता है उसको नोट करते हैं। नोट करने के बाद इनकी जो वैल्यू निकाली है, tan P की जगह पे 5 बटे 12, तो यहाँ पे 5 बटे 12 रख दीजिए, माइनस कॉट R की जगह पे 5 बटे 12, ये भी है 5 बटे 12। अब इसको घटाएंगे, सेम संख्या में से सेम संख्या घटती है तो आंसर क्या आता है, 0। उस केस में ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका आंसर आ जाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का ही चौथा क्वेश्चन है। बाकी सारे सिमिलर है, आप उनको देखेंगे तो बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि कॉट, यदि 15 कॉट ए बराबर ए तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करो। इनके तो मान ज्ञात करने हैं, लेकिन जो दिया है हमारे लिए वही महत्वपूर्ण होता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे सॉल्यूशन, उसके बाद में जो गिवन है पहले उसको नोट कर लो। तो इसमें क्या दिया गया है उसको नोट करिए। तो गिवन इसमें जो है वो 15 cot A बराबर 8 ये दे रखा है। तो इसमें 15 की इधर जरूरत तो है नहीं, हमें तो cot A चाहिए होता है। cot A तो जो चीज ये मल्टीप्लाई में जहाँ कोई चीज नहीं गुणा है उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, ये इधर की गुणा की चीज बराबर की उधर जाती है तो बटे में आ जाती है, तो ये हो जाएगा इसमें। अब इसमें cot A का ये मान मालूम हो गया। अब cot का इसी cot की हेल्प से आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना सकते हैं और इसकी अन्य भुजाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें क्या करना है, अब ये तो 90 हो गया, 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा। काट का अनुपात क्या होता है, लाल बटे कक्का की आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो लाल बटे कक्का में ये वैल्यू साइन, ये कॉस, ये टैन, और टैन का उल्टा ये कॉट, कॉस का उल्टा ये सेक, साइन का उल्टा ये कॉसेक। तो ये कॉट जो होगा आधार बटे लंब, तो इसके सामने लिख लीजिए आधार बटे लंब, ये वैल्यू आपकी लंब है। तो आधार और लंब तो आपको इससे मालूम है। तो कोण यदि ए ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए एंगल ए है तो हम यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, बी पे समकोण मान ले रहे हैं और ये सी हो जाएगा। अब यदि ये है तो इसके सामने का ये लंब बनेगा, बस यही हमें ध्यान रखना है, इसको पहले नोट कर लीजिए। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण बनता है। तो इसमें लंब कितना है 15, तो ये वाली भुजा आपकी 15 हो जाएगी और आधार कितना है 8, ये भुजा 8 हो जाएगी। कर्ण आप आसानी से पाइथागोरस का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस जी का स्टेटमेंट है, आप मेंशन कर दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको यहाँ पे आपको लीजिए। अब इसमें जो वैल्यू मालूम है उनको लगा दीजिए। तो हमको इसमें क्या क्या मालूम है, इसमें हमें मालूम है, देखिए कर्ण, कर्ण को मन में नहीं है, ये तो निकालना ही है। तो ये तो हमें ज्ञात ही करना है। लंब, लंब की जो वैल्यू है वो 15, तो ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार, आधार की वैल्यू है 8 तो ये इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि 15 की 15 से गुणा कर दीजिए और 8 की 8 से गुणा कर लीजिए। अब इनको जोड़ोगे तो 4 और 5 9 और 6 और 2 8 और ये 2 289। तो ये कर्ण का स्क्वायर है। तुम्हें कर्ण चाहिए है तो कर्ण बराबर स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 289 पे, और ये निश्चित रूप से 17 का होता है। तो कर्ण की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 17 आ गई। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, तो ये हमारा 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब हमें मालूम हो गई, अब इसमें हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने हमसे कहा है कि साइन ए निकालो और सेक ए निकालो। तो सबसे पहले हम साइन ए, ये हमसे पूछा गया है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, वहां से आप देख सकते हैं लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे आपको लंब भी मालूम है, कोण हमने ए लिया है तो लंब हमारा ये 15 है, तो ये 15, कर्ण अभी अभी निकाला 17। तो इस तरीके से साइन ए का मान हमें यहाँ पे एक ये प्राप्त हो गया। ऐसे ही अगला सेके है, इसको निकाल लीजिए। तो सेके की वैल्यू भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो सेके बराबर, सेक का जो अनुपात होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार, अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए सेके। तो सेके में जब आप वैल्यू लगाएंगे, कर्ण हमारा 17 है, आधार हमारे पास 8 है, क्योंकि एंगल यहाँ पे ए लिया गया तो लंब भी हो जाएगा। तो सेक की वैल्यू क्या थी हमारी, कर्ण बटे आधार, तो आधार हमारे पास 8 है। तो इस तरीके से सेके का मान ये यहाँ पे मालूम हो जाएगा, ये दूसरी वैल्यू।
बस इसमें इतना ही फाइंड आउट करना था। इसके आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस एक्सरसाइज का ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रूफ करने लायक है। जिसको प्रूफ करना है कि दिखाना है हमें, कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, मतलब एक्यूट एंगल हो, जहां cos ए बराबर है cos बी के, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। तो ये प्रूफ करने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिकल इस एक्सरसाइज से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले वही चीज है, आप यहाँ पे सोल्यूशन नोट करें और सोल्यूशन में सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको नोट करिए। तो ये पार्ट आपके पास गिवन है। यहाँ पे हमको जो दिया रखा है वो है cos ए बराबर cos बी। अब इसके लिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही बनता है। समकोण त्रिभुज ऐसे बनाइए आप, ए बी पे समकोण कर लीजिए और सी, इस तरीके से। अब इसमें 90 के सामने ए तो आपका कर्ण हो जाएगा। यदि कोण हमने, एक मिनट, ए को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं और सी को इधर भेज दे रहे हैं। तो यदि हम ए लेंगे तो ए के सामने हमारा ये लंब रहेगा और जो भुजा बच जाती है वो आधार हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में दूसरा ट्रायंगल आप एक बना लीजिए ऐसे, और या इसमें एक काम यहीं से कर सकते हैं तो एक ही से निकल जाएगा। इसमें ए आया, बी आया, सी नहीं आया है, तो आप सी को 90 पे रख दीजिए। सी को जब 90 पे रखेंगे तो ये इधर हो जाएगा और बी इधर हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो एक ही त्रिभुज से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं अब जरा इसमें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो इसमें नहीं है वो 90 कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे cos ए। तो cos ए इसको लेंगे क्योंकि एक इसमें लेफ्ट साइड है, LHS साइड है, और एक RHS साइड है। तो पहले हम इसके लिए देखेंगे ट्रायंगल, इसके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। तो cos ए का रेशियो यहाँ से नोट कर लीजिए। जब ये वाला कोण है तो cos होता क्या है? तो cos आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका कोण ए ले रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा? नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी, यानी AC। तो AC आपका आधार हो जाएगा बटे कर्ण आपका BA। तो BA आपका कर्ण हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप लिख सकते। उसके बाद में दूसरी जो वैल्यू दे रखी है cos B, उसको ले लीजिए। तो cos B को cos है तो रेशियो तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण, लेकिन इसकी वैल्यू बदल गई है क्योंकि कोण चेंज कर दिया गया है इसका। देखिए कोण B हो गया है, तो कोण B लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? इसके सामने ये हमारा लंब बन जाएगा और उस केस में ये आधार हो जाएगा। ये इतना फर्क पड़ेगा, कर्ण तो चेंज होता नहीं है। तो इसमें हमें कर्ण तो नहीं चेंज होगा, ये तो वही रहेगा। तो कर्ण तो आपका जो BA था BA ही रहेगा, लेकिन आधार जो है ये आपकी चेंज हो गया। आधार आपका हो गया BC, तो ये BC हो गया। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि दोनों चीजें, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरण को इन्होंने क्या किया है? बराबर कर दिया है। तो आप भी दोनों समीकरणों को बराबर रखने पर, और वो भी ये हम नहीं रख रहे हैं, ये प्रश्नानुसार है, इसलिए आप यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ये प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनको बराबर करिए। वो कह रहा है कि cos A बराबर है cos B के। तो cos A की जगह पे हम ये वैल्यू लगा सकते हैं, यानी कि ये AC अपॉन BA, और cos B की जगह पे हम ये वैल्यू लगा सकते हैं, कहने का मतलब BC अपॉन BA। तो इस तरीके से देखिए ये दोनों सिमिलर हो गए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इधर जाएगा, ये इसका स्थान ले लेगा। चलो ले जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये AC
और ये इधर आ जाएगा अपॉन बी सी बराबर हो जाएगा, ये बी ए इधर चला जाएगा तो बी ए अपॉन बी ए, समान राशियां हैं तो कट जाएंगी और ये हमको क्या मिल गया, ए सी अपॉन बी सी इजिकल टू 1, इसको उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा आपका ए सी इजिकल टू बी सी। अब यहाँ पे ए सी और बी सी बराबर हो गया, भुजा ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में ए सी कहाँ पे है, ए सी ये वाली भुजा है ए सी, और बी सी कहाँ है, ये वाली भुजा है। तो ये दोनों बराबर हैं, ए सी और बी सी बराबर हैं, तो ए सी और बी सी के सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण ये और कोण ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये प्रमेय कहती है किसी एक ही त्रिभुज, किसी एक ही त्रिभुज में सम्मुख कोण या समान भुजाओं से बने कोण समान होते हैं, समान होते हैं, ये हमारी प्रमेय कहती है। तो जब उनकी भुजाएं बराबर हैं एक ही त्रिभुज में तो उनके कोण भी बराबर होंगे। तो अब देखिए ए सी के सामने का कोण है बी, तो कोण बी बराबर हो जाएगा बी सी के सामने का कोण है ए, तो कोण ए, ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है। इस तरीके से आपको सिंपल कॉस ए और कॉस बी, बस ये ध्यान रखिएगा ए और बी है तो यहाँ पे सी ले लीजिए 90 पे, तो ये भी एक ही त्रिभुज से आ जाएगा, अन्यथा आपको दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए इसी एक्सरसाइज का 8वां और एक महत्वपूर्ण और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर दो भुजाओं का योग दिया गया है, अलग अलग नहीं दी गई हैं, उनका टोटल एक में बताया गया है। इतना 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी ये सब आपको ज्ञात करना है। ऐसे केसेस में सबसे पहले आप एक जो त्रिभुज दिया गया है उसको एक रफली ड्रा कर लें ऐसे। ये देखिए कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर में, तो P जिसका Q कैसा रहना चाहिए, समकोण, यानी कि जहां पे 90 बन रहा है वो Q आपको यहाँ पे लिखना है। त्रिभुज आपको पी क्यू आर बनाना है, तो आप P और Q तो यही हो गया, तो पी क्यू आर यहाँ कर लीजिए। तो ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर जिसका Q समकोण हो गया, Q पे 90 हो गया। इस तरीके से हमारा फिगर कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पी आर, यानी P से R तक ये भुजा पी आर और क्यू आर ये भुजा 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर है। तो इनको ज्ञात करना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों का टोटल दिया गया है। अब यहाँ से सबसे पहले आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे डाल देंगे सॉल्यूशन। अब जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। ये तो दे ही रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में, ये चीज यहाँ पे ऐसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब इसमें दोनों को कंबाइन में दिया गया है, तो इसमें किसी एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए और एक भुजा को आप ऐसे छोड़ सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने पी आर निकालेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25, ये क्यू आर उधर चला जाएगा, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस क्यू आर। तो ये पी आर यानी कि ये पी से आर की दूरी मालूम हो गई, और ये पी क्यू पहले से मालूम था। अब क्या बचा है, क्यू आर, तो क्यू आर आपका बचेगा। तो ये एक भुजा बन जाएगी, इसको आप चाहो तो समीकरण एक देख सकते हैं। चलिए, तो ये मालूम हो गई हमें पी आर, तो पी आर की जगह वैल्यू रख दीजिए, पी और आर ये हमारा निकला है 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर, ये वैल्यू आई है फिलहाल।
अब दो भुजाएं मालूम हो गई तो तीसरी भुजा को आप पाइथागोरस की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे मेन है पाइथागोरस प्रमेयों का ही सही से प्रयोग करना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम दूसरी भुजा निकालने की कोशिश करते हैं। ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको इसी त्रिभुज में देखें तो कर्ण हमारे पास पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर, लंब इसमें देखें तो क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू आधार को देखें तो क्यू पी या पी क्यू इसका स्क्वायर। अब इसमें यदि कोण हमने पी लिया है तो लंब तो हमारा ये रहेगा उस केस में, तब ये हमारा आधार हो जाएगा, तो कर्ण तो फिक्स होता है। चलिए अब इसमें वैल्यू लगाइए, कर्ण की जगह कर्ण की वैल्यू डालिए, तो कर्ण हमारा 25 माइनस क्यू आर, ये हो गया इसका स्क्वायर, और क्यू आर तो क्यू से आर तक ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो जो पी और क्यू है ये 5 है तो इसका स्क्वायर। अब इसका a प्लस बी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे आप बोलिए इसको, तो ये पहला हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, a मतलब 25, b मतलब क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये 625 प्लस, अब देखिए ये प्लस का क्यू आर का स्क्वायर है और इधर भी प्लस का क्यू आर का स्क्वायर है, इनको आप यहाँ से हटा सकते हैं तो बाकी जो बच गए हैं, लेकिन ये भी क्यू आर है, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर वाले हट गए यहाँ से। अब आगे देखेंगे तो 25 दूना 50 और ये चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो माइनस का इनकी गुणा करा लेंगे 50 क्यू आर बराबर, इधर बराबर किधर कितना बचा? 25। अब इसमें जो निकालना है अज्ञात राशि है उसको इधर रखेंगे, बाकी को सबको उधर भेजने की कोशिश करेंगे, तो ये भी इधर जाएगा, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 इधर पहले से है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 625। 625 में से 25 घटाओगे तो निश्चित रूप से 600 आ जाएगा, लेकिन संख्या माइनस, क्योंकि ये बड़ी है। इधर माइनस का 50 क्यू आर, अब माइनस 50 गुणा में है तो इसको उधर भेज देंगे, इसको यहाँ से देख लीजिए, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस का 600, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 600, ये चीज गुणा में उधर बटन चली जाएगी, माइनस के 50, माइनस से माइनस काटिए, इससे इसको काट दीजिए, 5 12 हम, तो क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर इस तरीके से हमको मिल गई। जो नहीं मालूम था ये भी आ गया 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर ये हमारा 12 सेंटीमीटर निकला। अब क्यू आर की जगह यहाँ पे भी वैल्यू लगा दो तो कर्ण हमें प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा हमारा, तो 25 माइनस 12, तो 25 में से 12 घटाएंगे कितना पाएंगे? 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, तो ये 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो हमारा कर्ण है वो आ जाएगा, तो चाहो तो इसी के बराबर लिख दो 13 सेंटीमीटर, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर कर्ण। अब सारी भुजाएं मालूम है, अब इसका हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे डिफिकल्ट था ये भुजा को ज्ञात करना, क्योंकि दो भुजाओं को एक में टोटल करके दे दिया था। ऐसे केसेस में
आप इसमें दो में से कोई एक भुजा ऐसे कर लें, इसको बना लें, फिर पाइथागोरस लगा दें। तो पी आर की जगह आप यही वैल्यू डाल के हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके रिजल्ट हमें क्या क्या निकालने हैं, वो तो इतने ही बीच से आ जाएंगे। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कह रहा साइन पी, तो देखिए ये तो आसानी से आ जाएगा। साइन पी बोल रहा है, साइन पी, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब पी कोण लेंगे तो लंब यही हो जाएगा, यानी कि वैल्यू मिलेगी 12, तो ये 12, कर्ण हमारा अभी निकला है 13, साइन पी आ गया, तो ये वाला हो गया, ये वाला। कास पी ऐसे निकालो, साइन पी के बाद कास पी, तो कास पी, कास होता है आधार बटे कर्ण, कोण पी लिया तो लंब ये तो आधार यही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5/13, कर्ण तो चेंज नहीं होता। tan पी, tan निकाल लीजिए ऐसे, पी कोण लिया है तो लंब यही रहेगा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है tan, तो लंब 12 बटे आधार 5। ये इजीली आपको सारे आंसर इस तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे मेन था इसमें जो अज्ञात भुजा है उसको ज्ञात करना। उम्मीद करते हैं इसको भी आपने समझ लिया होगा। देखिए आप इस एनसीईआरटी बुक्स 10th क्लास 8.1 का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसके जवाब वही दे पाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब देखिए। ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, यानी हमें ट्रू फॉल्स बताना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। रीजन भी बताइए यदि वो सही है तो, और गलत है तो उसका भी कारण दीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कह रहे हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखते हैं कि ये सही है गलत है, कैसे जांच करेंगे, ये विषय महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जांच कैसे करेंगे कि सही है या गलत है, जांच देखो इसको चेक करने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि tan a। अब ये तो रहेंगे तो सारे समकोण त्रिभुज में ही, गौर करिए ऐसे लिख लिया थोड़ी देर के लिए, a यहाँ पे कर लिया, a b c, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब tan में ये तो कर्ण होता है, सब जानते हैं, ये आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। अब इसमें tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये होता है लंब यानी कि BC, तो BC बटे, या पूरा लिख ही लीजिए, लंब बटे आधार, ऐसे नोट कर लीजिए। तो जो दिया है उसको नोट करिए। अब हमें ये देखना है कि ये 1 से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं tan a का मान 1 से कम होता है, 1 से कम आने के लिए ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो 1 से ज़्यादा आएगा। अब जैसे ये लंब है, सपोज कर लीजिए लंब का मान 10 है और आधार का मान 5 है, ये तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो उस केस में इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, तब तो tan a का मान 2 आएगा जो 1 से बड़ा होगा, उस केस में 1 से बड़ा होगा। लेकिन हम इसको ये भी कह सकते हैं ये कब है, ये तो तब है जब हमने लंब का मान यानी L का मान ज़्यादा लिया है आधार के मान से, तो जो लंब का मान ज़्यादा होगा आधार से। अब इसमें ये भी हो सकता है उल्टा, यदि कि जो लंब का मान है ये छोटा हो जाए आधार से, कोई इसमें ये भी छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। उस केस में क्या होगा, तब ये हमारा लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार, तो लंब छोटा है यानी कि ऊपर की वैल्यू 5 है मान लो, नीचे की वैल्यू 10 है, तब इसको काटेंगे तब ये आ जाएगा 0.5, यानी ये तो 1 से कम है और ये हमारा 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने कहा कि सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो यदि हमारा लंब बड़ा होगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और लंब की वैल्यू यदि छोटी होगी आधार से तो छोटा हो जाएगा। और लंब आधार कोई फिक्स तो होते नहीं है, तो घट सकते हैं, कभी ये ज़्यादा रह सकता है कभी ये कम रह सकता है। जैसे एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, अब इसमें देखो लंब कितना बड़ा है, आधार कितना छोटा है, यहाँ पे 90,
और हो सकता है एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ हो। अब इसमें देखिए 90 तो यहाँ बन रहा है, तो इसमें आधार कितना बड़ा है और लंब कितना छोटा है, तो ये कोई शर्त तो नहीं है। इसके मतलब पहला वाला गलत है, क्योंकि एक से कम हमेशा नहीं रहेगा, ये गलत है। दूसरे वाले में आ जाइए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5, चेक करो ये सही है या गलत है। चलो भाई सेक, तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे सेक ए, इसी त्रिभुज में आप डाल दीजिए उठा के। तो सेक का रेशियो क्या होता है, सेक जो होता है वो आपका लाल बटे कक्का की हेल्प से आप तुरंत देख सकते हैं। तो सेक कास का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार होता है। सेक जो होगा वो कर्ण बटे आधार होगा। अब देखो 12/5, तो ऊपर है कर्ण, नीचे है आधार। अब कर्ण का मान सब जानते हैं कि जो कर्ण होता है, कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है किससे, आधार से। ये तो सत्य है, कर्ण इन दोनों से बड़ा रहता है। तो कर्ण का मान तो वाकई में आधार और लंब दोनों से बड़ा होता है। और यहाँ पे कर्ण बटे आधार यानी इन्होंने जो वैल्यू दी है 12/5 दिया है, 12/5 दे रखा है। निश्चित रूप से ये कथन सत्य है, क्योंकि ऊपर की कर्ण की वैल्यू हमेशा आधार से ज़्यादा होती है। तो ये वाला कथन सही है। कारण बता दो, कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, तो सही स्टेटमेंट है। कॉस ए और कोण ए के, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये गलत है, क्योंकि कॉस के लिए कोसाइन होता है। कॉस के लिए मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था, हमने कहा था कॉस की जो फुल फॉर्म होती है वो कोसाइन होती है। और जो कोसेकेंट, ये गलत शब्द है। कोसेकेंट किसका होता है, ये तो कॉसेक का होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉसेक का है। ये उसका कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। इनका मतलब कॉट अलग है, ए अलग है, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि ये कॉट का ही कोण होता है, यहाँ पे गुणा नहीं होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि कॉट कोण और एंगल के बीच गुणा नहीं होती है, अर्थात ये भी गलत है। अब उसके साथ किसी भी कोण थीटा के लिए साइन, बताओ सही है गलत है, इसको भी नोट कर लीजिए यहीं पे। तो साइन 4/3 दिया है इन्होंने, साइन थीटा बराबर 4/3। देखो किसी भी कोण के लिए, अब यहाँ पे तो साइन का रेशियो जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। साइन का रेशियो जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। चाहो तो आप पूरा लिख लीजिए लंब बटे कर्ण। अब जैसे ही तुम लिखोगे साइन का अनुपात, वैसे ही पता चल जाएगा ये सही है गलत है। अभी बता रहे थे कि कर्ण का मान हमेशा, इसमें कर्ण कितना आ रहा है, 3 आ रहा, लंब कितना 4 आ रहा, क्या ये संभव है? तो कर्ण का मान हमेशा लंब से बड़ा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आपने समझ लिया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि जो tan का अनुपात है लंब और आधार का है, कभी लंब बड़ा हो सकता है, कभी आधार बड़ा हो सकता है। ऊपर की वैल्यू बड़ी हो गई तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, नीचे की वैल्यू बड़ी हो गई तो 1 से कम हो जाएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है, हमेशा 1 से कम नहीं होगा। दूसरा, कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक 12/5। हाँ, सेक का जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। सेक ए, तो सेक ए के लिए जब निकालेंगे तो सेक हमने इसमें, सेक का आपका जो होता है कर्ण बटे आधार होता है, और कर्ण की वैल्यू ज़्यादा होती है आधार से, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। बस जो दिया जाए उसका अनुपात सामने लिख के आप चेक कर सकते हैं। कॉस कोई कोण हो और उसकी जो साइन अनुपातिक है उनके बीच में गुणा कभी नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत है। और कॉस ए के लिए कोसाइन प्रयोग किया जाता है, ना कि कोसेंट प्रयोग किया जाता है। इनमें गुणनफल नहीं होता है, ये इसका एंगल होता है, ना कि गुणनफल होता है, तो ये भी गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 साइन का अनुपात लिखोगे तो लंब बटे कर्ण आएगा, और ये लंब 4 दिखा रहा, कर्ण 3 दिखा रहा, जबकि यह असंभव है, कर्ण का मान कभी भी लंब से कम नहीं हो सकता। तो इस तरीके से एक्सरसाइज के जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सारे समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं बाकी जो सिमिलर क्वेश्चन बचे हैं उनको आप स्वयं भी लगा सकते हैं। थैंक यू। अब इसमें हम लोगों ने NCERT 10th क्लास
8.1 का पूरा फुल अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में जो एक्सरसाइज है 8.2 एक्सरसाइज जो है वो स्पेशल बेस्ड है कि कुछ विशिष्ट स्पेशल कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, कुछ स्पेशल कोण है जिनके त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यूज की टेबल आपको दी हुई है और इस टेबल पे पूरी एक्सरसाइज बनाई गई है। और इसके अलावा ये कोण बहुत जगह इसका प्रयोग होता है, फिजिक्स में कई जगह इसका यूज होता है, तो इसलिए ये वैल्यूज हमको याद नहीं है तो हमको कई जगह फिजिक्स साइंस भी पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है। इसलिए प्रत्येक साइंस पढ़ने वाले व्यक्ति को ये टेबल हमेशा दिमाग में कैसे बनी रहे उसके लिए सटीक और बड़ा सिंपल तरीका, उसके बाद ये टेबल आपको हमेशा माइंड में रहेगी। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल ऐसे ड्रा करिए छोटी सी पहले, फिर उसको पूरा आगे बढ़ा करेंगे। ये लाइन हमने ऐसे बना ली, वैल्यू थोड़ी ज़्यादा इसमें कुछ पर्टिकुलर कोणों के लिए है तो उसके लिए ऐसे लाइन खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आप इसके सामने कोण लिखते जाएंगे, एक ऐसे लाइन खींचिए। इसके ऊपर वाले हिस्से में हम कोणों के मान जिनके फिक्स्ड वैल्यू दी रहती हैं उन एंगल्स को लिखेंगे और यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। तो त्रिकोणमितीय या राशियाँ कह लीजिए या अनुपात कह लीजिए। तो इसमें हमने यहाँ पे कोण कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, यही जो स्पेशल कहा गया विशिष्ट कोण, तो यही हमारा विशिष्ट कोण है। 45 के बाद फिर एक आपका आ जाएगा 60 डिग्री और उसके बाद लास्ट में 90 डिग्री। तो यही आपको रेडी रखने हैं, यही आपकी टेबल है। अब यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही बन सकते हैं, हमने आपको बताया था आज पूरा। तो इसमें पहला हमारा जो होता है साइन, दूसरा जो आ जाएगा कॉस, तीसरा जो आ जाएगा वो टैन, सीक्वेंस मेंटेन रखिएगा। चौथा जो आ जाएगा वो टैन के बाद कॉट, और जो इसमें आगे वैल्यू आ जाएगी, इनको आगे थोड़ा बढ़ाओ, तो टैन के बाद में सेक, और सेक के बाद में फिर एक वैल्यू आपकी रह जाएगी। लास्ट में जो आती है वो कॉसेक आती है। तो कॉसेक 6 ही टोटल राशियां हैं जो आपको पढ़नी है। अब इसमें सबसे मुख्य है वो ऊपर वैल्यू है। देखो सबसे मेन इसमें जो है वो साइन, ये जो पहला लिखा हुआ है पहली लाइन, ये आपको ध्यान रखना है कि साइन 30, साइन 0 से शुरू करेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये है आपके विशिष्ट कोण, यही है आपके स्पेशल कोण। तो विशिष्ट कोण आपके यही है। तो विशिष्ट कोण पहले ध्यान रखिएगा कौन से स्पेशल कोण होते हैं। स्पेशल कोण 0 होता है, 0 के बाद भी 2 3 4 5 कुछ नहीं, तो सीधे 30 के बाद भी बीच के सारे गायब, 45 60 90। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 0 के सामने आप गिनती लिखते चले जाइए। 0 लिख दीजिए, देखिए कैसे निकालते हैं। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर क्या आता है, 2 आता है, फिर क्या आता है, 3 आता है, फिर क्या आता है, 4 आता है। ये चीज़ रहती है। अब इसको, इसी चीज़ को आप डिवाइड कर दीजिए। इससे डिवाइड करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करिए, और यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करिए। अब इसमें करना क्या है आपको, देखो ये तो 4 से डिवाइड करोगे तो निश्चित रूप से कट के 1 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसका आप अंडर रूट ले लीजिए ऐसे। तो जैसे आप अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट तो सबका लेना है, यहाँ पे भी अंडर रूट लेना था, ऐसे सबका अंडर रूट लेके चले जाइए, सबका अंडर रूट ले लीजिए। सबके अंडर रूट ले लोगे तो देखिए
ये 3 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर है, तो 3 का तो अंडर रूट सॉल्व होता नहीं है, तो 3 तो ऐसे रहेगा। गौर करिए इसको, एक ही बार में आपका ध्यान हो जाएगा। ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन 4 अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो नीचे आपका आ जाएगा 2। तो देखिए ये साइन 60 की वैल्यू आपकी यही होती है, आपकी अपने आप आ जाएगी। ऐसे ही देखिए इसमें ये तो आपका कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 ये ऐसे कट जाएगा। अब अंडर रूट 1 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर है, तो 1 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अंडर रूट 2 का मान रहता है। ऐसे यहाँ पे ये अंडर रूट 1 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर है, तो 1 का तो बना ही रहेगा, लेकिन अंडर रूट 4 जो होता है वो 2 हो जाता है। भाई इसमें अंडर रूट में कोई वैल्यू अंडर रूट में 4 लिखी है तो 2 रहती है, ये हो जाएगा। जीरो से जो किसी चीज़ को डिफाइन करोगे तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। मतलब 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो वो वैल्यू 0 प्राप्त होती है। इस तरीके से इसको हम देखिए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पहली लाइन विशेष है, इसी को आपने सीख लिया तो सारा कुछ इसी में है। डायरेक्ट याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं याद रखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, 0 लिख लो, इसमें 1 0 1 2 3 4। अब सभी को 4 से डिवाइड करो, यही से 4 आ गया, 4 से डिवाइड करो, 4 से सबको डिवाइड करते चले जाओ, 4 से सबको डिवाइड करते चले जाइए। अब सबके अंडर रूट लेते चले जाओ, सबके अंडर रूट ले लो, सबके अंडर रूट ले लो, अपने आप वैल्यू जा जाएगी। देखो अब इसमें क्या होगा, 4 बराबर है, 4 7 से कटेगा, अंडर रूट में 1 आएगा, अंडर रूट में 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। इसको आप हल करोगे, अंडर रूट में 3 कहीं नहीं हल के जाएगा, 4 का अंडर रूट निकालोगे क्योंकि अंडर रूट 4 का 2 हो जाता है, तो ये 2 आ जाएगा। इसको ये कट रहा है 1/2, तो 1 तो अंडर रूट के बाहर हो सकता है, लेकिन अंडर रूट 2 ऐसे रहेगा। ये देखिए 1 तो ऐसे रहेगा, लेकिन 4 का अंडर रूट में जो हल हो जाता है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, और 0 को किसी भी संख्या डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहली वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इनको हम सिस्टमैटिक क्रम से लिख दे रहे हैं, ये समझ लिया होगा, ये निकालने का तरीका है। यदि आप भूल जाते हैं तो इस तरीके से आसानी से गिनती लिख करके आप निकाल सकते हैं। अब ये टेबल कैसे बनेगी सारी वो देखिए, तो ये तो हमारा 0 ही रहेगा, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का अंडर रूट 3/2 होता है, और ये 1 होता है। काश निकालना है तो उल्टा कर लो, इसको यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो, उल्टी तरफ से लिखते आओ, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि बीच का पद है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद tan निकालना होता है, तो tan में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो tan होता है, tan वो साइन थीटा और कास थीटा का अनुपात होता है। साइन अपान कास कर दोगे तो tan आ जाएगा, और ऐसे जो काट निकालोगे तो tan का उल्टा कर दोगे, ये ध्यान रखना। अब देखिए tan की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो tan, ये देखो साइन 0 अपान कॉस 0 इसी में दिया हुआ है, तो 0 को किसी संख्या से विभाजित करोगे तो क्या होगा, 0 को किसी संख्या से विभाजित करोगे, अभी अभी बताया था हमने 0 आता है, तो ये बटे ये, यानी जान लो ये लाइनों बीच में खींची है, ऐसे देखो ये लाइन भी बीच में खींची है, तो tan 0 चाहिए तो साइन 0 बटे कॉस 0, तो 0/1 आएगा, 0/1 क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसमें आ जाइए, तो tan 30, तो tan 30 मतलब साइन 30 बटे कॉस 30, तो ये बटे ये, तो इसमें क्या होगा, ये 2 और 2 कट जाएंगे बटे वाले, है ना, तो बचेगा क्या इसमें, अरे 1 ऊपर रह जाएगा और नीचे √3 रह जाएगा। तो इसलिए आ जाएगा tan 30 में 1/√3। इसको चाहो करके देख लीजिए, इधर 1/2 पूरे के बटे √3/2, तो 2 से 2 कट गया और ये 1/√3। ऐसे ही यहाँ पे ये बटे ये, सेम संख्या से सेम संख्या डिवाइड होगी, ये जान लो डिवाइड का साइन है, ये समझ लो डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन है, तो सेम संख्या से सेम संख्या डिवाइड होगी तो क्या होगा, 1 आ जाता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1। साइन और कास का ही रेशियो रहता है तो इसी में मिल जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, खाली √3 बचेगा, तो इसलिए tan 60 की वैल्यू जो है √3 आ जाएगी।
अब एक को जीरो से, जब कोई संख्या जीरो से विभाजित होती है, कोई भी संख्या जीरो से विभाजित होगी तो वो अनंत आता है, तो ये अपरिभाषित है, इनफाइनाइट हो जाएगा। tan के लिए उल्टा कर दीजिए, ये वाला यहां ले आओ, ये वाला यहां ले आओ, या इसको डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, यहां से भी कर दीजिए, ये यहां आ जाएगा। और इसका एक तरीका और भी है, इसमें भी वैल्यू आप डाल के निकाल सकते हो। देखिए यहां से भी देख लीजिए, इसके डबल तरीके हैं। cot tan का उल्टा होता है, तो जब हम cot थीटा निकालेंगे तो 1/tan थीटा, तो tan देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसको निकालना है 30 का, तो 1 लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 मेन लाइन ये है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो वही चीज़ आ रही है, ऐसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में 1 ये कहीं नहीं जाता, ये यही रहेगा। फिर उसके बाद ये चीज़ हो गई फिर ये यहाँ आ जाएगा 1/√3, और फिर ये आपका यहाँ आ जाएगा ये। सेक जो बचा है, सेक कहीं ढूंढने नहीं जाना है, सब जानते हैं सेक जो होता है वो कास का कैसा होता है, सेक कास का उल्टा होता है। सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है, तो सेक कास का उल्टा होता है, तो इसको आप कर दीजिए। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू है, इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/1 ही रहेगा। उसके बाद इसको उल्टा करोगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो इसमें ये आपकी आ जाएगी 2/√3। इसी तरीके से 1 में इसमें सेक कॉस का उल्टा है, तो इसको पलटोगे तो √2 नीचे 1 आ जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, इसमें ये भी पलट दीजिए, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ये आपका 2/1 आएगा, कोई मतलब नहीं है। इसको पलटिए तो 1/, इसके नीचे 1 होता है, तो ये ऊपर 0, तो ये अनंत हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 जाते ही इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे कॉस साइन का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यूज को 0 बटे इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये पलट दीजिए, 2 ऊपर जाएगा, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है, इसमें निकाल लीजिए, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे को 2 ऊपर चला जाएगा, साइन से उल्टा करते जाइए इसको, और ये 1 पर चला जाएगा, और ये 1 नीचे 1 सबके होता है, तो ये 1 ही रहेगा। इस तरीके से आप टेबल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं इसको आप इसी तरीके से याद रखेंगे।